हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो तीसरा पार्ट है उसको देखने वाले हैं। यानी कि उसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। इसमें हमारा पीएच स्केल और कई सारे ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज़ आप डेली लाइफ में भी करते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड वो होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पीएच स्केल को देखें तो पीएच स्केल हमारा होता क्या है। पीएच स्केल क्या है? ये हमारा मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन ए सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनमें हमारा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इसे ही पीएच स्केल हमारा मेजर करता है। तो ये हमारा एक तरह का एक स्केल है जो कि H+ आयन को का कॉन्सेंट्रेशन है उसे मेजर करता है। यानी कि देखते हैं कि H+ आयन अगर ज़्यादा है तो वो बता देगा कि आपका एसिड है, और अगर H+ आयन से अगर कम होगा तो आपको बता देगा कि वो बेस है। ये सिंपली इस तरह का एक स्केल होता है जिसमें कि कई सारे 0 से लेकर 14 तक इसका रेंज होता है। और ये जो स्केल होता है उसमें अगर आप 7 पे जाते हो तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। और 7 से अगर जब भी H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर उससे कम दिखाई देता है, यानी कि 14 इससे और 7 to 14 की ओर जाता है तो वो हमारा बेसिक कहलाता है। यानी कि उसमें H+ आयंस बहुत ही कम होंगे। और अगर 0 to 7 के बीच में अगर होता है तो वो हमारा एसिड कहलाता है। जैसे अगर देखो जिसका जो रेंज है वो 0 to 14 है और पीएच अगर 7 से अगर कम है तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और पीएच अगर 7 से अगर ज़्यादा है तो हमारा कहलाता है बेसिक सॉल्यूशन। और पीएच का जो वैल्यू होगा वो अगर 7 के इक्वल है तो वो हमारा न्यूट्रल कहलाता है, यानी कि वो ना तो एसिड है ना तो बेस है। तो सिंपल इसी तरह है, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच हमारा क्या होगा कि वो हमारा 0 के करीब होगा, यानी कि 1, 2 और 3 के आसपास होगा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। देन अगर 4, 5, 6 के आसपास उसका पीएच रेंज है तो वो हमारा कहलाएगा वीक एसिड। इसी तरह हमारे बेस में भी वैसा ही है, अगर 14 के जितना करीब होगा अगर सॉल्यूशन का पीएच रेंज है तो वो हमारा कहलाएगा बेसिक। यानी कि अगर 14 के ज़्यादा करीब है तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ अगर 7 के करीब आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 8, 9, 10 पे देखने को मिल रहा है तो वो हमारा कहलाएगा वीक बेस। तो पीएच स्केल हमारा यही है, ये एक तरह का स्केल होता है जो कि मेजर करता है H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को। हम पीएच स्केल में जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है इन सभी को कैसे कौन से कलर से डिनोट किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो हमारे रेड कलर से दिखाया जाता है, यानी कि मतलब स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा उसे रेड से शो करेगा। तो आप इसे नॉर्मली भी कलर के थ्रू समझ सकते हो। जैसे वीक एसिड है तो उसे ऑरेंज येलो कलर में से दिखाया जाता है। फिर से न्यूट्रल होगा तो वो ग्रीन में, यानी कि कोई भी चीज़ अगर देखो कि न्यूट्रल वाला कोई चीज़ होता है तो उसे ग्रीन से डिनोट किया जाता है। देन वीक बेस हो गया, वीक बेस को आप ब्लू कलर से डिनोट करते हो। फिर स्ट्रॉन्ग बेस को क्या आप पर्पल से डिनोट करते हो। तो ये 5 कलर्स है जिनमें मेन चीज़ इन सभी को आपको डिनोट करने के लिए दिखाया जाता है। और ये सारी चीज़ों को आप कहीं पे भी अगर देखोगे तो इनसे आप समझ भी सकते हो। जैसे बेस हो गया तो उसे हमेशा ब्लू जैसे कलर से दिखाया जाएगा। फिर एसिड होगा तो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उन्हें मेजरली आप देखोगे कि रेड कलर, जैसे रेड से रिलेटेड कलर से आपको दिखाया जाएगा। उसी तरह से आपके जैसे होता है, क्योंकि जैसे रिलेटेड में आप देखोगे रेड और ऑरेंज और येलो, ये तीनों के तीनों कलर आपको अगर आप कलर प्लेट देखोगे कहीं पे भी, अगर आप कोई भी दूसरा चीज़ ऐसे यूज़ कर रहे होगे, जैसे आप लाइटरूम या कोई भी दूसरा मोबाइल ऐप होता है उसमें अगर आप कलर वाली चीज़ें देख रहे होंगे या फिर फोटो एडिटिंग वाली चीज़ें देखोगे तो उसमें आपको कलर प्लेट देखने को मिलता है। तो आप वहाँ से समझ सकते हो कि ये जो चीज़ें होती है वो मतलब कि जो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये तीनों आपको एक साइड में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका आता है ब्लू, पर्पल, ये सारी चीज़ें जो हल्का कोल्ड कलर में आते हैं वो सारी चीज़ें आपको अलग साइड पे देखने मिलती है। तो बेस को आपको सिंपली कोल्ड कलर्स में दिखाया जाता है जो कि ब्लू, पर्पल है। और जो आपको एसिड्स होते हैं उन्हें मेजरली रेड, ऑरेंज और येलो, ये 3 कलर से दिखाया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सभी को आप इन कलर से डिनोट कर सकते हो। देन आता है आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हिंदी में आप इसे देखोगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उभयधर्मी पदार्थ। तो उभयधर्मी पदार्थ क्या होता है कि जैसे उभयधर्मी सब्सटेंस वो होता है जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब मान लो कोई आपके पास कोई चीज़ है जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, वो आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर आप उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो भी दूसरा प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस के साथ अगर रिएक्ट करवा रहे हो तो भी दूसरा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यही होते हैं आपके एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज द बोथ एसिड्स एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी कि उभयधर्मी पदार्थ। जिसका एग्जाम्पल आपका क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH OH3। उसके बाद आता है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO।
तो ये आपके एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो कि दोनों की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन अगर होते हैं उससे आप एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हो तो वो हमारा बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस H2O। और अगर आप इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस 2NaOH है, इसे बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो भी हमारा एक क्या बोलते हैं ऑक्साइड मतलब कि एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है। तो दोनों के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो भी आप देख रहे हो कि हमारा सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये वैसे पदार्थ होते हैं जो कि दोनों तरह के प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं, तो इन्हीं को इसीलिए बोला जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। इसके बाद हमारा आता है कोरिजन है इस प्रिवेंशन। कोरिजन को हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी हमारा कोरिजन था। तो उसमें आपको सिंपली बताया गया था कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एसिड और अदर केमिकल्स, तो वो हमारा कोरिजन कहलाता था। मतलब कि कोई भी एयर या मॉइस्चर की वजह से वो देखने के लिए मिलता था, एयर मॉइस्चर केमिकल इन सारी चीज वजह से मेटल्स में डिस्ट्रक्शन यानी कि वो धीरे धीरे खराब होने लगते, तो उसी को बोला जाता था कोरिजन। तो इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंग लगना इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। क्योंकि वो कैसे जंग लगता है, क्योंकि मॉइस्चर यानी नमी और एयर हवा, इन दोनों की वजह से आप देखो कि आयरन में आपको थोड़े दिन के बाद जंग लगने लगता है। तो यही आपका सिंपल एग्जांपल है कोरिजन का। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका बचाव आपको देखने को मिलता है गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ऑयलिंग और मेटल्स। ये 3-4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप मेटल्स को सेफ कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं और भी कई सारे चीज़ें, जैसे क्लोर छाप प्रोसेस, उसे देखते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस हमारा क्या होता है कि ये सिंपली इसे हिंदी में बोलते हैं क्लोर छाप प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के थ्रू क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें किया जाता है यानी कि NaCl का, जिसे कि बोला जाता है ब्रीन, जो यानी नमक, मतलब आप सिंपली ये समझो कि नमक का जो पानी होगा, नमक का अगर आप घोल बना रहे हो तो उसे ही बोला जाता है ब्रीन। यही इसी के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इसी में किया जाता है। मतलब कि नमक आपको ये नमक का घोल है, यहाँ पे NaCl है और वाटर, तो उसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया है। कोई भी इलेक्ट्रिक के थ्रू, जैसे कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू आप इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे कर रहे हो, और जिसके थ्रू हमारा क्या बन रहा है जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करवा रहे हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब डालोगे तो इसमें हमारा 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें हमारा पहला होगा NaOH, दूसरा होगा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यही प्रोसेस है जिसका नाम है क्लोर छाप प्रोसेस, मतलब कि क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसी में आपका 3 प्रोडक्ट बनाया जाता है यही इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो इसी को सिंपली बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इसकी यूज़ आपको काफ़ी तरह देखा जाता है, मतलब बहुत इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसका सिंपल रिएक्शन क्या है, जैसे इसका एक केमिकल रिएक्शन आप देखो कि NaCl प्लस H2O, मतलब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमारा है NaCl प्लस H2O, जिससे कि हमारा क्या बता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। तो उसके बाद हमारा और एक छोटा सा टॉपिक है जैसे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो भी हमारा थोड़ा सा दिया हुआ है। तो एसिड रेन का आपने नाम सुना होगा। तो एसिड रेन का मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन होता है SO2 और Na2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 2 गैसेस होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और जिसके थ्रू होता है एसिड रेन। यानी कि एसिड रेन जब भी होगा तो उसमें आपको ये दोनों गैसेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। हमारे वाटर के साथ ये दोनों गैसेस मिक्स हो जाती है और हमारा एसिड रेन होता है। इसका इफेक्ट क्या क्या है? इसका इफेक्ट हमारा पड़ता है प्लांट्स पे, एक्वेटिक लाइफ पे एंड बिल्डिंग्स पे। प्लांट में हमारे क्या होगा कि जो भी पदार्थ होंगे वो हमारा जो प्लांट होंगे, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे थोड़े मरने लगते हैं, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो समुद्र में रहने वाले जो भी जंतु होते हैं उनमें भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको मरते हुए दिखाई देते हैं, या फिर बिल्डिंग्स हो गया। बिल्डिंग जैसे इसका से बिल्डिंग में आपको ये इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पे आपको व्हाइट मार्बल लगे हुए हैं या फिर व्हाइट बिल्डिंग है तो उसमें आप देखो कि आपको पीलापन देखने को मिल रहा है। तो वो भी उसका भी मेन रीजन यही होता है कि एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स होते हैं उनमें भी आपको कलर में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर से आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। इसका इफेक्ट क्या क्या है? इसका इफेक्ट ये होता है कि ये कोरिजिव टू स्किन होते हैं और कई सारे मटेरियल्स को भी खराब कर देते हैं। कोरिजिव टू स्किन का मतलब क्या है कि आपके जो त्वचा है उसे भी वो खराब कर देंगे। एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में बहुत सारा H+ आयंस होता है और ये थोड़े हार्मफुल होते हैं, यानी कि
थोड़े इसमें ज़्यादा आपको H+ आयन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, और ये कई सारे मटेरियल्स को भी खराब करते हैं, कभी कभी तो इन्हें जला भी देते हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड हमारा एक आयनिक कंपाउंड, यानी कि इसे सिंपल सॉल्ट के नाम से जानता है, जो कि होता है साधारण नमक। और इसके कई सारे और भी रूप आते हैं, जैसे मिनरल सॉल्ट यानी कि खनिज नमक, जिसमें आपको ब्राउन जो क्रिस्टल होंगे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसी से आप पहचान सकते हो कि ये मिनरल सॉल्ट है। और सोडियम क्लोराइड हमारा कैसे बनता है? ये एक हमारा आयनिक कंपाउंड है, यानी आयनिक कंपाउंड मीन्स एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल, जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं आयंस के थ्रू, आयंस डोनेट करके, तो उसे ही बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारा जो सोडियम है वो हमारा एक मेटल है, और इसमें हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से इसे बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। और इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस आप सिंपली देखोगे तो खाना बनाने में इसका सिंपल यूज है, दूसरा आपका मेडिसिन भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में भी जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका यूज़ किया जाता है। तीसरा चौथा है इसका फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपने अग्निशामक देखा होगा, जो हॉस्पिटल्स या स्कूल कॉलेज में आपको कई सारे एक सिलेंडर देखने को मिलता है, जिसमें CO2 गैस भरा होता है, और जब आग लगती है तो उसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी आपका NaCl का यूज़ होता है। मेजरली तो उसमें CO2 गैस होता है, लेकिन NaCl का भी यूज़ उसमें किया जाता है। और वाटर सॉफ्टनर क्लीनर, यानी कि इसका यूज़ अब जो हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्ट करने में भी किया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज़ आपको कई सारी जगहों पर किया जाता है। तो ये भी कंपाउंड है जिसका आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे भी आराम से सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है NaCl से, यानी कि नमक को जब पानी में आप घोलते हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड जब करते हो, तब उसमें हमारा 3 प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस। तो ये 3 प्रोडक्ट आपका बन जाता है, जिसमें भी हमारा NaOH भी हमारा एक प्रोडक्ट है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा बनाया जाता है क्लोरचार प्रोसेस, मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है हमारा NaOH। तो इसका NaOH का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, यानी कि इसका यूज आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसका भी यूज कई सारी चीज़ों में, जैसे कपड़ा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, उसके जो आपको कॉटन देखने को मिलते हैं और उन सभी को स्टेरलाइज करने में भी इसका यूज किया जाता है। देन आपका दूसरा यूज हो गया क्लीनिंग, इसके यूज बहुत जगह पे इसके साफ सफाई में इसका यूज किया जाता है। तीसरा आप देखोगे तो मेडिसिन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज बहुत जगह हुआ है और होता है। तो आप ये कुछ यूजेस है जिन्हें आप सिंपली नॉर्मली पॉइंट में लिख सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से इसे पढ़ाया जाता है, और इसका यूज भी आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही देखने वाले हो। तो आप जैसे जैसे आगे के क्लासेस में जाओगे तो आपको इसका यूज भी देखने को मिलेगा। तो विरंजक चूर्ण, ये हमारा क्या है? विरंजक चूर्ण हमारा ये भी एक कंपाउंड है जो कि बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उससे हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर और H2O। तो यही ब्लीचिंग पाउडर है जिसका यूज़ आपको बहुत जगह पे देखने को मिलता है, जैसे इसका यूज़ आप देखोगे इंडस्ट्री एंड क्लोथ्स में, मतलब कि बहुत से फैक्ट्रीज में आपको इसका यूज़ देखने को मिल जाता है कपड़ों को साफ करने में, या उसके स्टेरलाइज यानी कि उससे जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं उन सभी को निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन आता है इसका केमिकल इंडस्ट्रीज एज ए ऑक्सीडेंट्स में एज ए ऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं और कई सारे ऐसे जो लैब्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है एज ए ऑक्सीडेंट। उसके बाद आता है तीसरा फॉर क्लीनिंग वाटर में भी जब आपके ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिलते हैं तो उन्हें भी मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। आप नाली वगैरह में देखोगे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, तो इसके सिंपल यूज़ यही है कि बैक्टीरिया को भी मारने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण है जिसका यूज़ आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, कपड़ा बनाने में भी देखने को मिलता है और घरों में तो आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। तो ये कंपाउंड है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद और एक दो कंपाउंड है जिसका यूज़ हम देख लेते हैं। बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसे कैसे बनाया जाता है? इससे भी बनाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड के थ्रू। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हो CO2 गैस के साथ और एमोनिया यानी कि NH3, ये हमारा फॉर्मूला होता है अमोनिया का।
इसके साथ जब आप इसे रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनता है। और इसके बाद हमारा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो कंपाउंड बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो यूज होता है वो आपको देखने को मिलता है बेकिंग पाउडर के रूप में और एज एन एंटी एसिड। यानी कि एंटी एसिड क्या होता है? एंटी एसिड वही होते हैं जो आपको एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब कि अगर आपने देखा हो कि आपके स्टमक यानी पेट में आपको जलन देखने को मिलता है, तब एसिडिटी वगैरह होता है, तो आपको एंटी एसिड देने, मतलब कि ये मेडिसिन के थ्रू भी आता है। जैसे एंटी एसिड आप कहीं दुकान में लेने जाते हो तो उसमें भी आपको इसका यूज देखने को मिलता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपको एंटी एसिड में यूज कर वो देखने को मिलता है। तो इसी को इसका यूज किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। और एंटी एसिड जो होता है वो हमारा यानी कि पेट में जो HCl होता है अगर उसका मात्रा ज़्यादा होने लगता है तो उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी इसका यूज़ आप देख सकते हो। और तीसरा आपका आ जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक जो होता है उसमें भी इसका यूज़ एक तरह से किया जाता है। तो इस बेकिंग सोडा है जिसका यूज़ आप खाना बनाने से लेके और भी कई सारी चीज़ों में कर सकते हो। तो नॉर्मली इसके यूजेस आप घरों में देखते हो और बाकी जगह पे देखते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इसका भी यूज़ बहुत सी जगह में होता है। खाना बनाने में इसका यूज़ ये होता है कि अब जब भी कोई यानी कि कोई मिठाई बना रहे हो तो उसे फुलाने या रोल देखो कि जो फूलने वाले जो चीज़ें होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि बेकिंग पाउडर का। तो वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है? आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये क्या है? ये भी हमारे कंपाउंड है जो कि कैसे बनता है? जो कॉपर सल्फेट होता है वो उसे अब जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में और वाटर के 5 मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमारा बन जाता है जिप्सम। और इसे ही बोला जाता है क्रिस्टलन का जल हिंदी में। और इसका भी यूज थोड़ा लिमिटेड है। देन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारे जिप्सम के थ्रू ही बनाया जाता है। तो जो जिप्सम होता है उसे हम 373 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है कॉपर सल्फेट और अर्ध, मतलब कि हाफ वाटर। जो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसे हम हाफ कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारा क्या होता है? वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ भी बहुत सी जगह पे देखते हो। ये जैसे प्लास्टर पहले होता था, जैसे आपके हड्डी टूट गई तो मान लो कहीं पे आप देखते हो कि प्लास्टर हमारा चढ़ाया जाता है तो पाउडर इसी का बनाया जाता है। और इसी का यूज़ करके इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके जो हमारी हड्डियाँ होती है उन्हें जोड़ा जाता है ताकि वो स्टेबल रहे और अच्छे से जुड़ पाए। तो ये 2 कंपाउंड है जिसका भी यूज़ हो गया। और अब हम बढ़ते हैं इसके बाद हम तीसरे चैप्टर की ओर, तो जो कि हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो वो भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें हम कई सारे मेटल के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनके केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे और उनके यूजेस भी देखेंगे। और देखते हैं कि उन सारे चैप्टर से आपको क्या क्या सीखने के लिए मिल सकता है। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। सो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।